प्रॉब्लम ये तुम्हें करना है। और टेन थीटा की हेल्प से हम एंगल भी निकाल लेते थे कि नेट एक्सीलरेशन एसी के साथ कितना एंगल बना रहा है। 1/√2 सेकेंड्स आ रहा है। चलो देखते हैं क्या बोला है कि नेट एक्सीलरेशन मतलब यहाँ पे थीटा कितना है अपने पास 45। तो इधर टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी जल्दी बताओ। टेन थीटा क्या लिखेंगे 80/AC। अब ये है अपने पास 1045 इज इक्वल्स टू 80/AC। 1045 की वैल्यू 1 होती है मतलब इधर से हमें मिल गया 80 इज इक्वल्स टू AC। ठीक है 80 अपने पास क्या होता है 80 यहाँ पे दे रखा है अल्फा और 80 होता है अल्फा इंटू आर। तो 80 यहाँ पर अल्फा आर लिख लेते हैं और उस हमें तो टाइम बताना है। तो टाइम कैसे आएगा 80 अपने पास आ गया मान लो अल्फा आर। ठीक है 80 अल्फा आर हो गया और AC जो होता है वो कितना होता है वो होता है V² अपॉन में R होता है। तो V अपने पास V² कितना आ जा रहा है अल्फा आर स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू तुम्हारे पास 2 है और आर की वैल्यू भी कितनी है 2 दे रखी है। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर दिस इज V²। तो V यहाँ से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 2√2 मीटर पर सेकेंड। तो V आ गया इधर से। ठीक है अब V को चेंज करने का काम कौन कर रहा है 80 या AC 80। तो 80 हम जानते हैं 80 को हम ऐसे भी बोलते हैं 80 जो होता है वो dV/dt भी होता है कि नहीं। ठीक है अब एक बार देख लेते हैं तो यहां से हम क्या लिखेंगे dV इज इक्वल्स टू 80 इंटू dt। और 80 की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 80 की वैल्यू क्या है अल्फा इंटू आर। और अल्फा है तुम्हारे पास 2 और आर भी है 2 मतलब 80 की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dV इज इक्वल्स टू 4 इंटू dt। इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। तो v की वैल्यू इनिशियली 0 था और फाइनली स्पीड हो गई 2√2 और टाइम इनिशियली 0 और फिर t हो गया। तो ये हो जाएगा v की लिमिट 2√2 2√2 इज इक्वल्स टू 4t। तो t की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी 1/√2 सेकेंड। ठीक है दूसरा तुम अगर 80 इज कांस्टेंट तो इट मीन्स यहाँ पर काइनेमेटिक्स इक्वेशन भी लगा सकते थे तुम सीधा ऐसे भी लिख सकते थे v इज इक्वल टू यू प्लस 80 क्योंकि 80 कांस्टेंट है ना। तो u की वैल्यू हो गई 0 v की वैल्यू लिख देते तुम 2√2 80 है अपने पास 4 इंटू टी। तो यहाँ से भी आ जाता 1/√2 सेकेंड। कैसे भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो इस बार रिवर्स है बिल्कुल उसका। क्या बोला है पार्टिकल स्टार्ट रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर with alpha is equals to this. You have to find out the angle made by net acceleration with AC at t is equals to 2 सेकेंड। AC और A net के बीच का एंगल बताना है t is equals to 2 पर। बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल है बट रिवर्स है उसका जस्ट। टेन थीटा के लिए हमें 80 और AC दोनों चाहिए। ठीक है तो पहले हम निकालते हैं 80। 80 निकालना अपने लिए इजी है। 80 क्या होता है अल्फा इंटू आर। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो 80 कांस्टेंट आ गया। 80 कांस्टेंट आ गया तो स्पीड के लिए अब सीधा काइनेमेटिक इक्वेशन ही लगा लेता हूँ। तो टेंजेंशियल स्पीड जो होगी वो होगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। यू की वैल्यू 0 v इज इक्वल टू ए टेंजेंशियल इज 2 और टाइम भी कितना दे रखा है 2। तो टेंजेंशियल स्पीड अपने पास आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। अब हम निकाल सकते हैं AC। AC क्या होता है v²/r। तो कितना हो जाएगा ये 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। AC आ गया अब तो कोई बड़ी बात नहीं है टेन थीटा निकालना। टेन थीटा सीधा हो जाएगा अपने पास 80/AC। तो 80 की वैल्यू आ गई 2 और AC की वैल्यू आ गई 16। तो थीटा इज 10 इनवर्स 1/8।
सर्कुलर मोशन में पार्टिकल मूव कर रहा है, रेडियस 2 मीटर, इस बार अल्फा जो है टाइम के साथ वेरी कर रहा है, अल्फा इज 2t, यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल मेड बाय नेट एक्सीलरेशन विद AC at t is equals to 1 second. AT कितना हो जाएगा इधर, AT होगा अल्फा इंटू आर, जो कि अपने पास हो जाएगा 2t इंटू 2 4t हो जाएगा। अब AT वेरी कर रहा है टाइम के साथ, इट मीन्स मैं काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं लगा सकता V फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, V फाइंड करने के लिए, V फाइंड करने के लिए AT को हम लिखेंगे, ये होता है dV अपॉन dt, तो दिस इज 4t इज इक्वल्स टू dV अपॉन में dt, तो dV हो जाएगा अपने पास 4t dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन 0 टू v और 0 टू 1, तो v इज इक्वल्स टू 4 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 होगा, तो ये हो जाएगा 1/2, तो v की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो AC कितना हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन r, तो ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होगा। और हमें AT निकालना था, AT भी अगर हम देखें t इज इक्वल टू 1 पे, अच्छा रेडियस 2 दे रखा है, ठीक है फिर तो 2 होगा, ठीक है रेडियस होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t इज इक्वल टू 1 पे AT की वैल्यू भी कितनी है 4 इंटू 1, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें टेन थीटा अगर हम देखें तो टेन थीटा अपने पास क्या है, टेन थीटा है AT अपॉन AC, दैट इज 4 अपॉन में 2, तो टेन थीटा अपने पास आ गया 2, तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स 2। टेन इनवर्स 2 ही आंसर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम प्यार से बोलेंगे ROC। ठीक है, सुनो एक दो चीज़ें पूछता हूँ तुम लोगों से, आंसर बताना ठीक ठीक। तुम जिस भी सरफेस के ऊपर बैठे हो या जिस भी प्लेन के ऊपर बैठे हो, क्या वो स्ट्रेट लाइन है या फिर कर्व्ड है? वो तुम जिस भी सरफेस पे बैठे हो वो स्ट्रेट लाइन है या कर्व्ड है? कुछ लोग बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन है, कुछ लोग बोल रहे हैं कर्व्ड है। एक्चुअली में वो कर्व्ड ही है, ठीक है, लेकिन वो जिस सर्कल का रेडियस होगा, मतलब जिस सर्कल का पार्ट होगा, कर्व्ड मतलब जो भी अपने पास पाथ है वो किसी ना किसी सर्कल का पार्ट है, लेकिन वो जो सर्कल का पार्ट होगा वो क्या होगा, ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ा होगा उसका रेडियस। ऐसे समझो जैसे मान लो अपने पास एक बहुत बड़ा सा सर्कल है ये, ठीक है, बड़ा सा सर्कल है। अब इसमें दो पॉइंट लिए मैंने, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो इनकी जो पाथ होगी वो करीब करीब स्ट्रेट लाइन होगी, पर क्या एक्चुअली में वो स्ट्रेट लाइन है? नहीं है, एक्चुअली में वो क्या है, कर्व्ड है, और वो उस कर्व का, और वो जो कर्व है वो किसी सर्कल का पार्ट है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन या जो भी अपना कर्व है वो जिस भी सर्कल का पार्ट है उस सर्कल का ही रेडियस अपने पास क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जैसे अगर हम बोलें कि बताओ पाथ 1 2 का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो वो हम सिंपली बोल देंगे कि पाथ 1 2 का रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने पास r होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही मान लो, अगर जैसे मान लो ये मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल लिया, इसको मैंने मॉड्यूल भी अगर मैं ऐसे फोल्ड कर दूं, ऐसे फोल्ड कर दूं, तो ये जो पार्ट है ये ऑलमोस्ट कर्व टाइप नजर आ रहा है। इस कर्व को अगर मैं ऐसे सर्कल मानूं, एक ऐसा सर्कल बनेगा, तो इस सर्कल का जो भी रेडियस होगा दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होगा। अब यहाँ अगर देखूं तो यहाँ जो सर्कल बनेगा वो एक बड़ा सा सर्कल बनेगा। अगर इतने पार्ट को मैं लूँ, इतना पार्ट है वो किसी बड़े सर्कल का होगा पार्ट, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होगा। ऐसे यहाँ पे देखोगे तो ये तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, मान लो इस वाले पार्ट को देख लें, ये छोटा सा ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। इसका जो सर्कल बनेगा वो और भी बड़ा होगा, उस सर्कल का रेडियस और भी ज़्यादा होगा।
तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और भी ज़्यादा होगा। तो एज वी आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इस कर्व के ऊपर ये जो कर्व बना है, तो हर पॉइंट पे क्या है, अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होता जा रहा है। ठीक है, जैसे मॉड्यूल वाला केस लें तो ऐसा है, इस तरह से मॉड्यूल अपन ने फोल्ड कर दिया है। अगर इस पॉइंट पे मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछूं तो यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन और इस तरह से इसका सर्कल बनेगा जो ऊपर वाला पार्ट है, और उसी का जो भी रेडियस होगा वही क्या हो जाएगा अपने पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब समझो अगर मैंने कोई भी पाथ ले ली है, इस तरह से कोई ट्रैक है, ऐसे ट्रैक है ये, ठीक है, इस ट्रैक पे मैं अलग अलग पॉइंट पे क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करना चाहता हूँ, अलग अलग पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। ये यहाँ पे पॉइंट मैंने शो कर दिए, ठीक है। इस पॉइंट के लिए अगर हम ऐसे सर्कल बनाएं, इसको मान लो किसी सर्कल का अगर ये पार्ट है तो वो सर्कल कुछ इस तरह से होगा। इस सर्कल का जो भी रेडियस होगा वो क्या होगा अपने पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस पाथ पे कोई पार्टिकल घूम रहा है ना, पार्टिकल जा रहा है मान लो कांस्टेंट स्पीड v के साथ, इस तरह से v स्पीड से कोई पार्टिकल जा रहा है इस पाथ पे, कि मे बी कांस्टेंट वेरिएबल कुछ भी हो सकती है। ऐसे ही अगर इस पॉइंट पे आए तो इसका जो अगर हम सर्कल बनाए, क्या वो छोटा सा सर्कल बनेगा या कोई बड़ा सा सर्कल बनेगा, इस पॉइंट पे छोटा सा सर्कल बनेगा क्योंकि इस तरह से आ जाएगा ना, उस सर्कल का जो भी रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसे इस पॉइंट पे भी बात करूं तो इस तरह से कुछ बनेगा, ये जो भी रेडियस होगा वही क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट पे क्या है, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है तो इसका जो सर्कल बनेगा वो काफ़ी बड़ा सा होगा, ठीक है। लाइन जितनी स्ट्रेट होगी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही बड़ा होगा, ऐसा समझो, है ना, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो इसका ऐसा कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। यहाँ पे भी बना लेंगे, ऐसे यहाँ पे बनाए तो यहाँ पर भी ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। इसका जो भी रेडियस होगा दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक्चुअली में जो हम रोड वगैरह देखते हैं, जो रोड होती है, रोड अगर जैसे हाईवे की बात करें, स्ट्रेट हाईवे, क्या वो सही में स्ट्रेट लाइन है या वो कर्व है, कर्व है, क्योंकि लेकिन अर्थ का रेडियस इतना बड़ा है हमें लगता है कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। एक्चुअली में तो सारी सड़कें वगैरह, मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें सब क्या है, किसी ना किसी सर्कल का पार्ट है, तो हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और जो लाइन जितनी स्ट्रेट तुम्हें नजर आएगी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही ज़्यादा होने वाला है। अब हमने सोचा कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला कैसे जाए। अभी तक ऐसा कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें वेलोसिटी और रेडियस दोनों आते हों, अभी तक एसी का, है ना। हमने क्या पढ़ा था कि एसी जो होता है अपने पास, एसी होता है वी स्क्वायर बाय आर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारे पास वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। ए परपेंडिकुलर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ये जो एसी होता है ये वी के परपेंडिकुलर होता है या नहीं, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है हर केस में कि ए परपेंडिकुलर अपना एसी हो, ठीक है। हमेशा ए परपेंडिकुलर एसी के बराबर नहीं होगा। ए परपेंडिकुलर नेट एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट होगा जो कि परपेंडिकुलर टू वी होगा। बात समझ में आ रही है तुमको, ठीक है। तो आर ओ सी रेडियस ऑफ कर्वेचर हेडिंग डालो और जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ पहले वो पॉइंट लिखो, फॉर्मूला लिखो, फिर ये सारी चीज़ें ड्रॉ करना। तो दुनिया में हर एक चीज़ किसी ना किसी सर्कल का पार्ट है और उसी सर्कल का जो रेडियस होता है वही अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो लिखो भाई, व्हेन अ पार्टिकल अंडरगोज any general motion, when a particle undergoes any general motion along any arbitrary curve या along any arbitrary path, कुछ भी लिख सकते हो, कर्व लिखना, along any arbitrary curve, ARBITRARY, arbitrary मतलब random, along any arbitrary curve we can define a geometrical quantity along any arbitrary curve के बाद we can define a geometrical quantity called ROC ही लिखना, आरुषि मत लिख देना, ठीक है। लिखो अब नेक्स्ट पॉइंट, if a particle is moving along a curve
if a particle is moving along a curve, then the smallest part of this curve, if a particle is moving along a curve, then the smallest part of this curve, then the smallest part of this curve is the part of an imaginary circle, is the part of an imaginary circle, is the part of an imaginary circle, full stop. The radius of that circle is called ROC. The radius of that circle is called ROC. अब ये फॉर्मूला लिख लो और ये डायग्राम बना लेना, जो भी तुम्हें सही लगे वो बना लेना. एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है ए परपेंडिकुलर, जो कि परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी की. वो कैसे पता चलेगा? तो भाई मैंने क्या बोला था कि जो भी दो पॉइंट जितने ज़्यादा स्ट्रेट लाइन में नज़र आ रहे हैं उतना ही ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा. मतलब जो कर्व जितना स्ट्रेट है उसका उतना ही ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा. आरओसी निकालना है एच मैक्स पे. निकालो. एक पार्टिकल है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, यू वेलोसिटी से फेंका एट एन एंगल थीटा. यू हैव टू फाइंड आउट आरओसी एट एच मैक्स. टॉप मोस्ट पॉइंट पे बताना इसकी स्पीड क्या होगी, पहले ये बताओ. हाँ भाई, टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होगी इसकी और किधर होगी? टॉप मोस्ट पॉइंट पे पूरी स्पीड हॉरिजॉन्टल हो जाती थी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी प्रोजेक्टाइल में चेंज ही नहीं होती. इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी? यू कॉस थीटा. तो इस पॉइंट पे भी कितनी होगी? यू कॉस थीटा. ये तो तुम्हारे पास वी आ गया. और पूरा का पूरा यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या होगा नीचे की तरफ? जी. तो यहाँ पर v की वैल्यू अपने पास क्या हो गई है टॉप मोस्ट पॉइंट पे? यू कॉस थीटा. और एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है वो कितना है? g. तो आर ओ सी निकाल लो. आर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर. तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में g. आर ओ सी निकालना टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे. आर ओ सी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड. टी इज इक्वल टू 2 पे पार्टिकल हवा में कहीं पर, वहां आर ओ सी निकालना है तुम्हें. अब करो, अच्छा सवाल है ये. देखो काइनेमेटिक्स ही है. पहले तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड में निकालो स्पीड क्या होगी. टी इज इक्वल टू 2 पर स्पीड v 80 आ रहा है. v बताओ पहले तो. v इस तरह से बात होगी. टी इज इक्वल टू 2 पे ये यहां कहीं होगा. टी इज इक्वल टू 2. टू पे यहाँ पे हमें पता है इसके पास एक y में स्पीड होगी, एक x में स्पीड होगी और एक नेट स्पीड होगी इधर की तरफ v. vx क्या होगा जल्दी बताओ. vx क्या होगा? vx 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में x में तो कभी स्पीड चेंज होती ही नहीं है. vy क्या होगा? vy क्या होगा भाई? uy प्लस, नीचे वाली डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ. ay है g इंटू टी. uy तो 0 था इनिशियली, पूरी स्पीड x में है तो g की वैल्यू होगी 10 और टाइम कितना दे रखा था 2. तो ये भी कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड. स्पीड अगर मैं निकालूं v क्या हो जाएगा? रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, जो कि तुम्हारे पास हो जाएगा रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर. कितना हो जाएगा ये? रूट के अंदर 800. ये v की वैल्यू है. अपने को वैसे v स्क्वायर चाहिए तो v स्क्वायर कितना है? 800 आ गया v स्क्वायर. अब हमें क्या चाहिए? एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट जो कि v के परपेंडिकुलर होगा. तो यहाँ पे एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है? g. a परपेंडिकुलर तो ये वाला कंपोनेंट होगा इसका, a परपेंडिकुलर. एक काम करते हैं, पहले ये एंगल निकाल लेते हैं थीटा. यहाँ पर टेन थीटा कितना हो जाएगा? vx ओवर vy. तो टेन थीटा निकाल लेते हैं भाई. टेन थीटा इज vx ओवर vy.
जो कि होगा 20/20, टेन थीटा है अपने पास 1, तो थीटा अपने पास कितना हो गया 45। ए परपेंडिकुलर बताओ क्या होगा, जी कॉस थीटा या जी साइन थीटा? जी कॉस थीटा तो इसके अलोंग वाला हो जाएगा जी साइन थीटा। ए परपेंडिकुलर है अपने पास जी साइन थीटा, जो कि कितना आ जाएगा 10/10 इंटू साइन 45, तो ये आ जाएगा 10/√2। निकालना क्या था हमें, आर ओ सी। तो आर ओ सी है v² ए परपेंडिकुलर, v² अभी अभी निकाला 800, तो 800 डिवाइडेड बाय 10√2, तो कितना आ गया ये 80√2 मीटर। कितने बच्चों का आ गया था, हाथ ऊपर करना एक बार ज़रा। काफ़ी सारे बच्चों का आ गया था, चलो अच्छी बात है, हाथ नीचे। मैं बता देता हूँ, देखो कंडीशन क्या गिवन थी, u गिवन था और ये थीटा एंगल गिवन था। ये v गिवन नहीं था यहाँ पर, ये नॉट गिवन है, v नहीं पता था हमें, आर ओ सी पूछा हुआ है। भूल जाओ यहाँ पर v लिखा हुआ था। p पॉइंट पे आर ओ सी। क्या x में स्पीड चेंज होगी कभी? तो यहाँ पर स्पीड अगर v दे रखी है तो हमें पता है x में स्पीड चेंज ही नहीं हुई। इनिशियली कितनी थी x में u cos थीटा, और फाइनली कितनी हो जाएगी अगर v मान ले तो v cos अल्फा। होगा या नहीं होगा? तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी हो जाएगी u cos थीटा अपॉन cos अल्फा होगा। v आ गया। अब हमें a परपेंडिकुलर चाहिए बस, हमें नीचे की तरफ दिख रहा है g एक्ट कर रहा है, a परपेंडिकुलर इधर ही होगा, ये वाला कंपोनेंट g का, यही ए परपेंडिकुलर है अपने पास। ये देखो ये एंगल अल्फा है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये वाला एंगल भी क्या होगा फिर अल्फा। तो ए परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास जी कॉस अल्फा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा v² बाय ए परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा u² कॉस स्क्वायर थीटा, और ए परपेंडिकुलर में आएगा जी कॉस अल्फा, और इसका एक कॉस स्क्वायर अल्फा भी है, तो जी कॉस क्यूब अल्फा। ये करो, ये देखो थोड़ा सा टफ है ये, थोड़ा सा टफ, लेकिन क्योंकि काइनेमेटिक्स में ऐसा सवाल कर रखा है तो ज़्यादा भी टफ नहीं है। क्या बोला है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड आर ओ सी एट दैट पॉइंट वेयर इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसा पॉइंट जहां पर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। सेम केस करवाया था उसमें काइनेमेटिक्स में, अगर तुम्हें याद हो, वो टाइम कैलकुलेट करवाया था जहां पर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी। पर यहाँ पे टाइम वाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आ जाएगा। कुछ कुछ लास्ट प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है ये थोड़ा बहुत। कहाँ पे होता था याद है किसी को, पॉइंट कहाँ पे आता था वो जहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगी? सेकेंड हाफ में आता था, है ना, क्योंकि अगर इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें तो वो अपने पास कैसी होगी, ये डायरेक्शन है इनिशियल वेलोसिटी की, है ना। फाइनल वेलोसिटी अगर यहाँ कहीं पे है, मान लो यहाँ पर आ गई वो फाइनल वेलोसिटी v, तो क्लियरली देख सकते हो इन दोनों के पाथ के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, है ना। और यहाँ पर अगर एंगल देखें हम, तो ये वाला एंगल क्या होगा अपने पास थीटा, और ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। ऐसे यहाँ पे देख लो v की वैल्यू निकाल लेंगे, ये और हॉरिजॉन्टल, ये एंगल कितना हो जाएगा अपने पास, नीचे वाली डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, नीचे वाली डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल क्या होगा अपने पास थीटा होगा। नेट एक्सीलरेशन यहाँ की तरफ लग रहा होगा g, और इधर होगा अपना ए परपेंडिकुलर। ए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बता सकते हो, जी साइन थीटा। अब यहाँ पर भी सेम लास्ट प्रॉब्लम की तरह यूज करेंगे कि इनिशियली एक्स में वेलोसिटी कितनी थी u cos थीटा, और फाइनली कितनी आएगी v cos 90 माइनस थीटा, दैट इज v साइन थीटा। करो।
यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन जी साइन थीटा, यही आ रहा है क्या? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी साइन क्यूब थीटा भी लिख सकते हो, सेम ही है दोनों बात। नेक्स्ट एक और रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला जो कि सिर्फ काफ़ी अच्छे सवालों में यूज़ होता है। ROC इफ इक्वेशन ऑफ पाथ इज गिवन, अगर पाथ की इक्वेशन तुम्हें गिवन हो, इक्वेशन ऑफ पाथ इज गिवन, इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब ऐसे तुम्हें दे रखा हो कि पार्टिकल लेट से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे मूव कर रहा है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कर पे मूव कर रहा है, तो उस केस में जो ROC का फॉर्मूला अपने पास हो जाता है, ये होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और होल रेस्ड पावर 3/2 अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो डरना नहीं है फॉर्मूले को देख के, डरावना ज़रूर है लेकिन प्रॉब्लम को इजी बना देता है। क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है कि एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 10 पे, फाइंड ROC एट x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कैसा कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 10, पैराबोला। तो कुल मिला के पैराबोला का रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है ओरिजिन पे। तो डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करोगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, x इज इक्वल टू 0 पे इस फॉर्मूले में रख दोगे और आंसर आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स निकालो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो और फॉर्मूले में पुट कर दो। कितना आ रहा है? 5, क्या 5 किलोमीटर? 5 मीटर। पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, जल्दी से निकालो। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? डी वाई बाई डी एक्स आएगा अपने पास कितना? अरे डिफरेंशिएशन याद है, भूल गए? 2x अपॉन 10 दैट इज x अपॉन में 5। पूछा कब है? x की वैल्यू 0 पे, तो 0 अपॉन 5 कितना हो जाएगा? 0। ऐसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर हम निकालें तो ये किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स क्या है तुम्हारे पास? x अपॉन 5, तो x अपॉन 5 पे निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/5। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले में पुट कर दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल रेस्ड पावर 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, जो कि आ जाएगा सीधा 5 मीटर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 का एक सवाल हमने कर लिया। होमवर्क रहेगा फाउंडेशन बिल्डर और एक्सरसाइज 1 सेक्शन डी दोनों में।